नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक के तरीके, या कह लीजिए एक का ज्ञान, यह उसका 30वां सत्र है जो कि फरवरी 24 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप मान भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार या सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक और बात कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और यह भी कहा जाता है कि यदि कोई इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इसे अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि यह भी उसकी फ्री विल है। तो जैसे कि राह हमेशा शुरुआत करते हैं, वह कहते हैं, हम तुम्हारा स्वागत अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद करने के लिए तैयार हैं। तो पहला सवाल डॉन करते हैं, मैं एक बयान देने जा रहा हूँ और अगर मैंने कोई गलती की है तो आप इसे ठीक कर दीजिए। यह कथन है, रचना केवल एक इकाई या एकता है। यदि केवल एक इकाई मौजूद है तो सेवा की एकमात्र अवधारणा स्वयं की सेवा है। यदि यह एक इकाई उपविभाजित होती है तो इसके एक भाग की दूसरे भाग को सेवा की अवधारणा का जन्म होता है। इस अवधारणा से सेवा की समानता स्वयं के लिए या दूसरों के लिए उत्पन्न होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि लोगोस के उपविभाजित होने के कारण वो भाग प्रत्येक अभिविन्यास ओरिएंटेशन का चयन करेंगे। जैसे जैसे व्यक्तिगत इकाइयाँ स्थान समय में प्रकट होती हैं तो मैं मान लूँगा कि उनके पास ध्रुवीयता है। क्या यह कथन सही है? तो दोस्तों, यहाँ पे डॉन सवाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इसको ऐसे देखा जाए कि भाई सबसे पहले रचयिता है, तो रचयिता ने जिस चीज़ से बनाई है, जिस तरीके से चीज़ें बनाई हैं, तो ये देखने में तो ऐसा लगता है कि इसका मतलब ये तो स्वयं की सेवा हो गई। मतलब ये तो रचयिता अपनी सेवा करवा रहे हैं। लेकिन जैसे ही रचयिता के अंदर से कोई और चीज़ निकलती है और वो दूसरी नई चीज़ें बनाती हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे इस केस में ले लेते हैं, हमारे रचयिता हैं ये हमारे लोगोस। तो लोगोस ने जितने भी ये सारी चीज़ें बनाई हैं, अगर केवल लोगोस है और उन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं, तो कहा ये भी जा सकता है कि भाई लोगोस ने अपनी सेवा के लिए पूरा का पूरा होलोग्राफिक बनाया है कि भाई इसके अंदर जो अनुभव होंगे वो मैं लूँगा। तो बेसिकली ऐसा हो गया कि रचयिता एक टीवी को देख रहे हैं जिसके अंदर ये सारी सारी फिल्में चल रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन जैसे ही रचयिता में से निकल के ये सारी चीज़ें जाती हैं और ये एक दूसरे को सेवा देती हैं और रचयिता को भी देती हैं और रचयिता भी इन्हें सेवा देते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन, अगर इन्फॉर्मेशन इधर से इधर या इधर से इधर जाए तो तब उस केस में कहा जा सकता है कि हाँ भाई दूसरों की सेवा हो रही है। तो यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि भाई इन्फॉर्मेशन इधर से उधर जा रही है तो ये सेवा कैसे हो सकती है? ये दोस्तों बिल्कुल सेवा हो सकती है। किसी से जानकारी भी इधर उधर शेयर करना ये भी सेवा में ही आता है, ठीक है ना। लेकिन किस तरीके की जानकारी शेयर की जाती है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई ये जानकारी मतलब सही है भी नहीं है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो खैर इसी सवाल में डॉन और कहते हैं कि हो सकता है इसी वजह के कारण ये ध्रुवीयता आती है। ध्रुवीयता मतलब कि भाई किसको क्या अच्छा लग रहा है, किसको क्या अच्छा नहीं लग रहा है, कोई नेगेटिव साइड में जा रहा है, कोई पॉजिटिव साइड में जा रहा है। शायद इसी के कारण होती है जब दूसरों की सेवा करने के लिए या खुद की सेवा करने का जब ये सिस्टम तैयार होता है तो उसकी वजह से ही खुद की सेवा और दूसरों की सेवा का एक पैटर्न सा बन जाता है। तो राह कहते हैं, यह कथन अंतिम वाक्यांश फाइनल फ्रेज तक काफ़ी बोधगम्य यानी परसेप्टिव और सही है, जिसमें हम ध्यान देते हैं कि ध्रुवीयता केवल उस बिंदु पर खोजी जाने लगती है जब एक तीसरी घनत्वता वाली इकाई स्वयं की सेवा या दूसरों की सेवा के अवधारणा कॉन्सेप्ट या विकृति के बीच चयन की संभावना के बारे में जागरूक हो जाती है। यह उस चीज़ के अंत को चिन्हित करता है जिसे आप सचेतन जागरूकता यानी कॉन्शियस अवेयरनेस का अचेतन अनसेल्फ कॉन्शियसनेस या निर्दोष इनोसेंट चरण कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि हाँ तुमने इस बात को जो समझा है ना, काफ़ी हद तक समझा है। कह रहे लेकिन ये जो ध्रुवीयता होती है ना, ये तब एक्चुअली में काम करती है जब वो कह रहे हैं ना उस बिंदु पर खोजी जाने लगती है जब कोई जानबूझ कर तीसरी घनत्वता में अपना खुद का डिसाइड कर ले कि मुझे किस दिशा में जाना है। अनजाने में नहीं, अनजाने में तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, कभी दूसरों की मदद कर रहे होते हैं, कभी अपने लिए कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें चल रही होती है, जाने अनजाने में चल रही होती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ अपना रास्ता चुन ले
कि हाँ मुझे दूसरों की सेवा करनी है या अपनी सेवा करनी है, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि उसका जो अवचेतन मन है उसका फिर काम नहीं रह जाता, और उसकी जो इनोसेंस है, मतलब जो उसका बचपना है ना, वहीं ख़त्म हो जाता है। फिर तो वो जो कर रहा है जानबूझ के कर रहा है, ठीक है, और उसने जो भी डिसाइड किया है अपने लिए जानबूझ के किया है। तो कहने का मतलब है कि अब उसे वीडियो गेम समझ में आ गई है, और एक बार उसे वीडियो गेम समझ में आ जाए और उसने जानबूझ के अपना चयन कर लिया है, तो उस दिशा में उसको तेजी से काम करना शुरू कर देना चाहिए। तो डॉन आगे कहते हैं, धन्यवाद। क्या आप मन, शरीर और आत्मा को अलग अलग परिभाषित करेंगे? तो रा कहते हैं, ये सभी शब्द सरल हैं और इसका वर्णन किया जा सकता है, जो ऊर्जा केंद्रित के एक परिसर में बराबर हैं। शरीर, जैसा कि आप इसे जानते हैं, वह उसी घनत्वता की सामग्री से बना होता है जिसका अनुभव आप दिए गए स्थान समय या समय स्थान पर करते हैं। सामग्रियों का यह परिसर विकृतियों के लिए उपलब्ध है, जिसे आप भौतिक अभिव्यक्ति मैनिफेस्टेशन कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे वो कह रहे हैं कि देखो, ये जो तुम कह रहे हो ना कि भाई आप शरीर, मन और आत्मा को समझाओ, तो कह रहे आसान है समझाना। कह रहे देखो, ये शरीर जो होता है, ये शरीर उन चीज़ों का मिलकर बनेगा जिस जगह पर तुम रह रहे हो। अब जिस ग्रह पे तुम जैसे रहोगे वैसा तुम्हारा शरीर हो जाएगा। या फिर उन्होंने कहा स्थान समय और समय स्थान। अब मान लो तुम एक अदृश्य वाली दुनिया में हो, जैसे कन्फेडरेशन है, वो रहती है, अदृश्य रहती है, ठीक है, वो अपने क्राफ्ट लेके अदृश्य रहेंगे, अपने शरीरों को भी गायब कर लेते हैं इसी हवा के अंदर। और कई मंक्स भी है हमारे इस प्लेनेट के ऊपर जो ऐसा कर पाते हैं। तो कहते हैं कि जिस तरीके की तुम्हें ज़रूरत होगी ना, उस तरीके के हिसाब से तुम वो सामग्रियाँ वहाँ पे उपलब्ध होती हैं, तुम जिससे इस्तेमाल करके अपनी विकृतियाँ, यानी अपने अलग अलग तरीकों को इस्तेमाल करके या अलग अलग चीज़ों को समझ के तुम उसके अंदर एक्टिविटी कर रहे होते हो, या कोई ना कोई कर्म कर रहे होगे। उसी की वजह से मैनिफेस्टेशन होती है। यानी तीसरी घनत्वता में कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए एक्शन ज़रूरी है। अगर आप लोग ये सोचोगे कि भाई मैं सोच लूँगा तो चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता। सोच के साथ अगर कर्म नहीं है तो चीज़ मैनिफेस्टेशन में नहीं आएगी। वो हाँ, लकीली अगर एक का दुक्का अगर कोई केस हो गया तो बात और है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में एक्शन में ही मैनिफेस्टेशन में आएंगी, और उसके इस्तेमाल के लिए शरीर तुम्हें दिया गया है। फिर वो आगे कहते हैं, मन यानी दिमाग ऐसा परिसर है जो आत्मा के अंदर बहती हुई इनपोरिंग और शरीर के परिसर से बाहर बहती हुई अपपोरिंग को दर्शाता है। इसमें वह शामिल है जिसे आप एहसास, भावनाएं और बौद्धिक विचारों के रूप में जानते हैं, जो इसकी अधिक सचेत जटिलताओं, कॉन्शियस कॉम्प्लेक्सिटीज में होता है। मन के वृक्ष में और नीचे जाने पर हम अंतर्ज्ञान इंट्यूशन को देखते हैं, जो मन की प्रकृति है, और वह अपने पूरे अस्तित्व परिसर टोटल बीइंगनेस कॉम्प्लेक्स के संपर्क में है या सामंजस्य ट्यून्ड में होता है। मन की जड़ों तक जाने पर हम चेतना की प्रगति को देखते हैं, जो धीरे धीरे व्यक्तिगत से जातिगत स्मृति यानी रेशियल मेमोरी में और फिर ब्रह्मांडीय प्रवाह कॉस्मिक इन्फ्लक्सेस में बदल जाता है, और इस प्रकार उस शटल का प्रत्यक्ष संपर्क कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है, जिसे हम आत्मा परिसर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जो दिमाग होता है ना, दिमाग के अंदर इन पोरिंग और आउट पोरिंग दोनों चीज़ें चल रही होती है। इसका मतलब ये है कि जो थॉट्स, जो सोच है, वो आ भी रही होती है और दिमाग से निकल भी रही होती है, दोनों चीज़ें चल रही होती हैं। ये दोनों चीज़ों को दर्शाता है दिमाग। और दिमाग में क्योंकि सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, उन सिग्नल्स की वजह से तुम्हें एहसास होंगे चीज़ों का। यानी अगर आप अपने आप को कोई चीज़ चुभाओगे, कुछ करोगे, तो आपको एहसास होगा उसका। आपके अंदर भावनाएं होंगी, इमोशंस होंगे, और आपके पास बौद्धिक विचार होंगे, मतलब आपके पास सोचने समझने की शक्ति है, क्योंकि आप उन सिग्नल्स को बैलेंस कर सकते हो। और फिर उन्होंने आगे कहा है कि दिमाग की जो जड़ होती है, मतलब जो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसके अंदर एक वृक्ष है। उन्होंने पहले भी बताया था, हमने तो दिमाग को एक ट्री की तरह समझा है, एक वृक्ष की तरह समझा है। वो कहते हैं जब तुम इसकी जड़ की तरफ जाने लगोगे ना, तो तुम्हें इंट्यूशंस जो होती हैं ना, वो है जो इसकी मेन प्रकृति है एक्चुअली में। कई बार आपने लोगों से सुना होगा कि यार मुझे इंट्यूशन हो रही है कि फलाने के साथ गलत ना हो जाए, अरे उसके साथ सही गलत ना हो जाए, मुझे आज इंट्यूशन हो रही है आज कुछ अच्छा होने वाला है। तो होता है ना, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। तो वो जो इंट्यूशन होती है उस वक्त, वो इंट्यूशन इसलिए हो रही होती है क्योंकि वो जो दिमाग की जड़ है ना, वो एक्टिवेट हो जाती है उस टाइम पर। उस वजह से लोगों को इंट्यूशंस आने लग जाती हैं। और उन्होंने कहा यहाँ पर टोटल बीइंगनेस कॉम्प्लेक्स, उन्होंने कहा कि जब ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये सारी चीज़ें जो दिमाग के अंदर हैं, ये इनपोरिंग आउटपोरिंग जितनी भी भावनाएं और ये सारी चीज़ें, जब इनको कोई ढंग से अपनी समझने लग जाता है ना,
तो फिर वो सामने वालों को भी समझता है। तो इसका मतलब वो रेशियल मेमोरी कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब उसके आमने सामने के जितने भी लोग होंगे ना उनको अच्छे से समझने लग जाएगा फिर वो, कि वो किस तरीके से है, क्या है, उनकी सोच किस तरीके की हो सकती है, कहाँ पर कैसे हो सकती है, सारी चीज़ें होने लग जाती है उनके साथ। और उन्होंने कहा फिर कॉस्मिक इन्फ्लक्सेस, उन्होंने कहा कि ये जो गैलेक्टिक सेंटर है ना, मतलब ये इसके अंदर ये जो गैलेक्टिक सेंटर है, यहाँ से आती हुई ऊर्जाएं भी और सूरज के अंदर से भी निकलती हुई ऊर्जाएं भी उनके उस दिमाग पर काम करने लग जाती हैं और वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी निकालना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये जो दिमाग है ना, ये फिर जाके जो आत्मा होती है ना, आत्मा की जड़ से फिर कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो जड़ है ना ये नीचे जाके आत्मा से कनेक्ट हो रही होती है। ठीक है, और आत्मा से जहाँ जाके कनेक्ट होती है ना, उस टाइम पर ये जो आत्मा है इससे इंफॉर्मेशन बिल्कुल ऐसे निकलती है जैसे किसी ने रॉकेट छोड़ दिया हो आत्मा के अंदर से, फिर आत्मा के लेवल से निकल के इंफॉर्मेशन दिमाग के अंदर जा रही होती है। और आपने कभी कभी सुना भी होगा लोगों से, वो कहते हैं ना यार मेरी तो आत्मा बड़ी दुखी है। आत्मा दुखी है क्योंकि भाई वो क्या कहते हैं, झटका आत्मा को लगा, उसने इन्फॉर्मेशन देनी शुरू की दिमाग की जड़ को, तो उसकी वजह से फिर दिमाग परेशान होना शुरू हो जाता है। लेकिन आप कभी कोई अच्छा खाना खा लो या कुछ खा लो, आप एकदम से बोलते हो हाँ आज तो आत्मा प्रसन्न हो गई। तो जब आप बोलते हो ना आत्मा प्रसन्न हो गई, तो आत्मा ही खुश हो जाती है, और जब वो खुश होती है वो ही सिग्नल निकल के ऊपर जाता है आपकी जड़ में, जड़ से जाएगा पेड़ में, पेड़ में से जाने का मतलब पेड़ के जितने पत्ते हैं ना, आप ये सोच लेना आपके दिमाग के उतने न्यूरॉन्स हैं, वो उनके वो पत्तों के अंदर वो इलेक्ट्रिक सिग्नल है, कह रहे हैं वहाँ पे पहुँचता है, और उस वजह से आपको सारी चीज़ों का एहसास होने लग जाता है आत्मा के लेवल का भी। फिर वो आगे कहते हैं यह आत्मा परिसर वह चैनल है जिसके द्वारा सभी विभिन्न सार्वभौमिक यूनिवर्सल ग्रहीय प्लैनेटरी और व्यक्तिगत इनपोरिंग को चेतना की जड़ों में फनल किया जा सकता है, और जिसके द्वारा चेतना को शरीर और मन की संतुलित बुद्धिमान ऊर्जा के माध्यम से अनंत बुद्धिमानिता के प्रवेश द्वार तक फनल किया जा सकता है। तो वो यही कह रहे हैं, कह रहे एक बार अगर ये आत्मा का, दिमाग का और शरीर का संतुलन हो गया ना किसी तरीके से, आपने मेडिटेट कर करके अपने आप को ऐसा कर लिया, तो फिर वो कह रहे यूनिवर्सल, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड का, जो हमारी गैलेक्सी है, इस पूरे ब्रह्मांड की जितनी इंफॉर्मेशन है ना वो भी आपके पास आने लग जाएगी, अपने ग्रह की भी आने लग जाएगी, ग्रह पे क्या चल रहा है, कहाँ क्या पर, तो आप रिमोट व्यूइंग और ये सारी चीज़ें करने लग जाओगे। और यहाँ गैलेक्टिक सेंटर के अंदर क्या चल रहा है ना, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग के अंदर फनल करने लग जाएगी। यानी जैसे छन्नी नहीं होती, छन्नी में से हम चाय छानते हैं, बिल्कुल यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकलेगी इधर सूरज की तरह, सूरज की से यहाँ पर, या कह लो इस सारे पूरे ग्रहों से सारी निकल के इन्फॉर्मेशन आएगी, और इस आत्मा से छन के आपके दिमाग की जड़ में जाएगी, जड़ में से जाके दिमाग में जाएगी, और आपका दिमाग एकदम बुम करके एकदम से खुल जाएगा। और एक बार जब वो दिमाग खुलता है ना, तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग इतनी तेज होती है ना दिमाग के अंदर, कि कोई भी व्यक्ति उस टाइम पे अगर इन्फॉर्मेशन को चैनल कर रहा हो, चैनलिंग एक्चुअली इसी तरीके से होती है, तो अगर कोई भी व्यक्ति इसको चैनल कर रहा होगा ना, तो उससे वो डेटा प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहते हैं जब भी इस तरीके की चीज़ हो रही हो, चुपचाप मेडिटेटिव स्टेट के अंदर बैठ जाओ, क्योंकि तुम उस इन्फॉर्मेशन को हैंडल नहीं कर पाओगे। और इस वजह से आप लोगों ने कभी कभी सुना भी होगा लोगों से कि भाई उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो इसलिए हो गया क्योंकि भाई उसका वो चैनल ओपन हो गया। अब वो चैनल ही ओपन हो गया, आत्मा से पूरा कनेक्शन उसका पूरा जाके यहाँ पे पूरे ब्रह्मांड की इन्फॉर्मेशन निकाल के ला रहा है वो। हमारे सामने अगर एक किताब रख दी जाए, साइंस की कोई मोटी सी बुक रख दी जाए, हम तो उसको नहीं पढ़ सकते एक बार में। और यहाँ सोचो आप ब्रह्मांड के लेवल की सारी इन्फॉर्मेशन चैनल हो रही है, तो कहाँ से हैंडल करेगा, उसे हैंडल नहीं हो पाती है। इसलिए उस टाइम पर और ज़्यादा मेडिटेट करना शुरू कर देना चाहिए। फिर आगे रहा कहते हैं आप निश्चित बयानों की श्रृंखला में देखेंगे कि मन, शरीर और आत्मा आपस में कुछ इस तरह से गुथे हुए हैं जिसे अलग नहीं किया जा सकता है, और इनमें से एक भी एक दूसरे के बिना दूसरे जारी नहीं रह सकता है। इस प्रकार हम मन, शरीर, आत्मा, परिसर का उल्लेख करते हैं, ना कि उनसे अलग से निपटने का प्रयास करते हैं। हम कहेंगे कि आप अपने अनुभवों के दौरान जो काम करते हैं वह इन तीन घटकों की परस्पर क्रिया के माध्यम से किया जाता है, किसी एक के माध्यम से नहीं। तो वो कह रहे कि दोस्तों देखो, हम तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, आत्मा, शरीर और दिमाग, ये तीनों चीज़ें ना एक दूसरे के साथ बंधन में हैं, एक दूसरे के साथ घुले मिले हैं। तो आप जो भी ज़िंदगी में काम कर रहे होते हो ना, इनका सबका असर आत्मा पर भी पड़ेगा, दिमाग पर भी पड़ेगा, शरीर पर भी पड़ेगा, तीनों पर ही पड़ेगा। और वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी एक के ऊपर, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि बस जी मेरी तो बॉडी बन गई जी, डोले शोले हो गए मेरे तो, अब तो हो गया काम। अरे उस पर तो काम कर लिया, दिमाग पे और आत्मा पे कौन काम करेगा फिर? उसके बाद भी तो देखो ना भाई।
फिर कुछ लोग कहते हैं भाई ये तो बड़ा इंटेलिजेंट है, दिमाग का बड़ा तेज है। अब है तो इंटेलिजेंट, है एकदम सूखी डंडी। तो भाई अपने ऊपर भी तो थोड़ा काम कर, शरीर का भी ध्यान रख, आत्मा का भी ध्यान रख। इंटेलिजेंट होने का मतलब ये नहीं है, एक पढ़ाई पढ़ाई के लेवल पे इंटेलिजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन को चैनल कर रहे हो। अगर आपने उन तीनों का वो बना रखा है, एक अच्छा संतुलन बना रखा है, तो आपके पास इन्फानाइट इंटेलिजेंस आ सकती है, जो कि राह ने यहाँ पर कहा। तो वो बुद्धिमान ऊर्जा, क्योंकि ये ऊर्जा की वजह से होती है, ये सारी चीज़ें, हमारी पूरी बॉडी ऊर्जा की बनी हुई है। कहते हैं ये जो बुद्धिमान ऊर्जा है ना, फिर तो ये जाके सीधा कनेक्ट करेगी यहाँ पे अनंत बुद्धिमानिता से, यानी हमारी गैलेक्सी के सेंटर से। और ये गैलेक्सी का सेंटर जो है अनंत रचयिता की बुद्धिमानी से जुड़ा हुआ है, उनका एक न्यूरॉन है। तो आप ये सोच लो कि फिर आपको पूरे अनंत ब्रह्मांड की सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। इसी वजह से आप हर धर्म में देखेंगे कई लोग ऐसे होते हैं जो कि, कई सूफी आए, कई संत आए, बहुत सारे लोग आए, ऋषि आए, महर्षि आए, हर धर्म में आए, ठीक है ना। तो आप उनको देखोगे ना, वो कहाँ से कर रहे थे सारी इन्फॉर्मेशन चैनल, ऐसी तो कर रहे थे वो। उन्होंने मेडिटेट कर करके अपना संतुलन बना लिया और इसी तरीके से उन लोगों ने चैनल करना शुरू कर दिया। तो खैर अगला सवाल डाउन करते हैं। जब हमारी शारीरिक मृत्यु हो जाती है, जैसा कि हम इसे कहते हैं, इस विशेष घनत्वता और इस विशेष जन्म के अनुभव से हम इसे रासायनिक शरीर को खो देते हैं। इस रासायनिक शरीर के नष्ट होने के तुरंत बाद क्या हम एक अलग प्रकार के शरीर को बनाए रखते हैं? क्या उस बिंदु पर अभी भी हम मन, शरीर और आत्मा परिसर होते हैं? तो अच्छा सवाल है। डॉन ने कहा कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो क्या उसके बाद भी हमारे पास कोई शरीर, दिमाग और आत्मा होती है? तो रा कहते हैं यह सही है। मन, शरीर, आत्मा परिसर अब भी काफी बरकरार है। भौतिक शरीर परिसर, जिसे आप अब शरीर शब्द के साथ जोड़ते हैं, वो तब अधिक सघन और बुद्धिमानी से सूचित, इन्फॉर्म्ड और शक्तिशाली शरीर परिसर के रूप में प्रकट होती है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए ना आपको एक इमेज समझनी होगी, अभी हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप इस इमेज को देख रहे होगे, ठीक है ना। यहाँ पर एक कॉजल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी, इथेरिक टेम्पलेट, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, इथेरिक बॉडी। तो वो जो यहाँ राज जो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं मृत्यु के बाद ये वाला शरीर तो तुम्हारा खत्म हो जाएगा, लेकिन इन ऊर्जाओं की तरह, अलग अलग रंग वाली ऊर्जाओं की तरह तुम तब भी रहोगे, और ये भी अपने आप में एक शरीर ही है। ये तुमको लगता है कि ये ऊर्जाएं हैं, लेकिन ये शरीर होता है। और इस शरीर में जाके इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होगी, इथेरिक भी होगी, इमोशनल भी होगी, मेंटल भी होगी, एस्ट्रल लेवल की भी होगी, इथेरिक भी होगी, सेलेस्टियल भी होगी, कॉजल भी होगी। आप इन सारी चीज़ों को चेक कर सकते हो अपने अपने लेवल पे। इसको एक एक टॉपिक को अगर हम लोग पकड़ेंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो ये सारे का सारा इस तरीके का आपका शरीर बन जाता है। ये बीच वाला जो शरीर है ऐसा नहीं रह जाता बस, ये क्योंकि हार्ड शरीर है, इस तरीके की लाइट बॉडी आपको मिल जाती है। लेकिन उस लाइट बॉडी में दिमाग भी होता है, उसको अपनी पुरानी ज़िंदगी याद भी रहती है, और उसके अंदर आत्मा भी होती है, क्योंकि आत्मा का तो होलोग्राम है, वो तो रहेगा ही रहेगा इसके अंदर, कभी नहीं निकलता वो इसके अंदर से बाहर। तो खैर आगे डॉन कहते हैं, क्या इस परिवर्तन के बाद मन या आत्मा को कोई नुकसान हुआ है जिसे हम मृत्यु कहते हैं, या किसी भी एक को नुकसान होता है जब इस रासायनिक शरीर जो अब हमारे पास है वो नष्ट हो जाए? तो वो कह रहे हैं कि मरने के बाद इनमें से किसी भी एक चीज़ का नुकसान होता है क्या? शरीर का तो चलो होता ही है, कह रहे मन और आत्मा का, इन दोनों में से किसी का नुकसान होता है? तो रा कहते हैं, आपकी शब्दों में मन परिसर को काफ़ी बड़ा नुकसान होता है, यानी दिमाग की जो सोच होती है ना, जैसे अभी हमने कहा पुरानी ज़िंदगी याद रहती है, लेकिन धुंधली धुंधली, वो कह रहे हैं यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं, कह रहे धुंधली धुंधली रहेगी, पूरी तरीके से याद नहीं रहेगी। कह रहे मन परिसर को काफ़ी बड़ा नुकसान होता है इस तथ्य के कारण कि मानसिक प्रकृति की अधिकांश गतिविधि, जिसके बारे में आप इस स्थान समय निरंतरता के अनुभव के दौरान जागरूक होते हैं, वो सतही तौर पर उतना ही भ्रम है जितना आप ये रासायनिक शरीर परिसर है। तो वो कह रहे हैं कि ये मरने के बाद भी जब जानते हैं ना, तो वो भी अपने आप में एक मायाजाल ही है, भ्रम है वो। जब मरने के बाद ये जो आत्मा निकल के जाती है ना, वो भी भ्रम ही है, वो भी मायाजाल ही है। कह रहे लेकिन ये जिसमें तुम जी रहे होते ना, इस मायाजाल का अनुभव के कुछ अंश हो सकता है उसके अंदर रह जाए, अधिकांश इन्फॉर्मेशन तो मतलब चली जाती है, ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बस वो रह जाएगी उसके अंदर। फिर वो आगे कहते हैं, दूसरे शब्दों में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है जो खोता है। चरित्र, या हम कहें भावनाओं और विरोधाभास या विकृतियों और ज्ञान, उनका शुद्धिकरण होता है। यदि आप पहली बार स्पष्ट होंगे तो हम कहेंगे, इन शुद्ध भावनाओं और ज्ञान और विरोधाभास विकृतियों को अधिकांश भाग के लिए भौतिक जीवन के अनुभव के दौरान या तो अनदेखा किया जाता है या कम करके आंका जाता है। तो दोस्तों पता है वो यहाँ क्या कह रहे हैं,
वो कह रहे देखो नुकसान तो होता है इन्फॉर्मेशन का, ठीक है, इन्फॉर्मेशन का याद रखना, दिमाग में जो चीज़ होती है वो इन्फॉर्मेशन है और कुछ नहीं है। तो वो कह रहे इन्फॉर्मेशन का होता तो है नुकसान, कह रहे लेकिन एक इंसान का चरित्र यानी उसका बिहेवियर, उसके अंश रह जाते हैं, उसकी जिस तरीके की भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, उनके अंश रह जाते हैं, उसके जो विरोधाभास हैं यानी कि भाई हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन्स भी हों, वो भी थोड़े से रह जाते हैं उसके अंदर, विकृतियों का ज्ञान यानी कि क्या सही क्या गलत, इनका भी ज्ञान रह जाता है। कह रहे लेकिन उनका शुद्धिकरण होता है, और फिर शुद्धिकरण होने के बाद एंड में क्या रह जाता है, एंड में एक ही चीज रह जाती है, वो कह रहे अधिकांश भाग के लिए भौतिक जीवन के अनुभव के दौरान या तो अनदेखा किया जाता है या कम करके आंका जाता है। वो कहते हैं कि इन सब चीज़ों के अंदर से, मतलब इन सब चीज़ों का एक निचोड़ निकल के फिर जाता है वहाँ पे, जिससे उस व्यक्ति का एक झुकाव होता है कि या तो वो दूसरों की सेवा का झुकाव होगा या अपनी सेवा का झुकाव होगा, या कन्फ्यूजन में होगा। कन्फ्यूजन में होगा तो घनत्वता रिपीट करेगा, दूसरों की सेवा का है तो आगे निकल के किसी ऐसे प्लेनेट पे जाएगा जहाँ पे वो दूसरों की सेवा कर सके, खुद की सेवा का है तो फिर किसी ऐसे प्लेनेट पे जाएगा जहाँ पे वो खुद की सेवा कर सके। और वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो हमारे धरती पे जो लोग हैं या तीसरी घनत्वता में ज़्यादातर ग्रहों पे क्या होता है कि इस चीज़ को ना लोग अनदेखा करते हैं, वो अपना वो झुकाव ढूंढ नहीं पाते हैं, मतलब ज़िंदगी जैसी चल रही होती है उसको वैसे ही देख रहे होते हैं। अब आप लोगों को कोई एक का ज्ञान मिला है तो आप में से कई लोगों का हो सकता है ऑटोमेटिकली झुकाव दूसरों की सेवा का हो गया हो, या खुद कुछ कई ऐसे भी होंगे जिनका खुद की सेवा का हो गया हो, या कई ऐसे होंगे वो आज भी कंफ्यूज ही हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है ये। ठीक है, वो अभी भी जानने की कि यार मेरे को इसमें से कुछ चीज़ें तो समझ में आ रही हैं, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। हाँ ऐसा होता है, कुछ चीज़ें समझ में आएंगी कुछ नहीं आएंगी, लेकिन इन सेशंस को अगर आप मतलब आगे चलते जाओ आगे चलते जाओ आगे चलते जाओ, जैसे स्कूल में पढ़ाई नहीं करते थे कि अच्छा ये पार्ट समझ नहीं आ रहा अभी छोड़ दो कोई बात नहीं आगे निकलते हैं, आगे चलते जाओ आगे चलते जाओ आगे चलते जाओ, फिर दोबारा घूम के जब आओगे ना वापस और फिर दोबारा इसको इसके सेशंस को सुनना शुरू करोगे, ये और अच्छी गहराई से समझ में आती जाएगी, और जितनी गहराई से समझ में आती जाएगी ना उतना बढ़िया झुकाव आपका होता चला जाएगा। अपना कोई भी झुकाव हो जाएगा आपका, या तो खुद की सेवा के रास्ते पे निकल जाओगे या दूसरों की सेवा के रास्ते पे निकल जाओगे। और ये किताब वास्तविकता में केवल इसी चीज़ के लिए कि तुम भाई अपना डिसाइड कर लो तुम्हें जाना कहाँ है, बाद में ये मत बोलना जी सतयुग नहीं मिला और ये नहीं मिला और वो नहीं मिला और हम रिपीट कर गए। और अभी तो जितने गए हैं वो बेचारे वो तो रिपीट ही कर गए, उनको तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, कम ही लोगों तक पहुंच पाई थी जानकारी। खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि मन शरीर आत्मा परिसरों की उत्पत्ति ओरिजिनेट कैसे होती है, कैसे जहाँ तक आवश्यक हो पीछे जाकर, क्या क्या वे आत्मा से उत्पन्न होते हैं जो मन को बनाता है और मन शरीर को बनाता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो डॉन ये जानना चाहते हैं कि भाई ये तीनों का ये जो परिसर है मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, मतलब ये तीनों मिलके बनते कैसे हैं और ये इनकी शुरुआत कहाँ होती है। वो ये कह रहा है कि क्या ये आत्मा है जो दिमाग और शरीर को बनाती है, मतलब जब बच्चा माँ की पेट में होगा तो क्या आत्मा पहले आती है फिर उससे दिमाग बनेगा फिर उससे शरीर बनेगा, क्या इस तरीके से होता है। तो रा कहते हैं हम आपसे यह विचार करने के लिए कहते हैं कि आप विकास का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। यह विकास वैसा ही है जैसा हमने पहले वर्णित किया है। चेतना पहले होने के कारण पहले घनत्वता में गतिहीन और रैंडम चीज़ है, चाहे आप इसे मन कहें या शरीर परिसर कहें या अर्थपूर्ण सिमेंटिक समस्या है। हम इसे मन शरीर परिसर कह सकते हैं, हमेशा यह पहचानते हुए कि इस परिसर में सरलतम कण आयोटा में इसकी संपूर्णता में एक अनंत रचयिता मौजूद है। तो राय यहाँ पर ये कह रहे कि भाई देखो अब जैसे तुम ये सोच रहे हो ना माँ के पेट में पहले आत्मा आएगी फिर उससे बच्चा होगा और फिर उससे दिमाग बनेगा और फिर उससे शरीर बनेगा बच्चे का, कह रही कहा नहीं जा सकता, तीनों में से कुछ भी पहले हो सकता है। उन्होंने कहा ये तो आयोटा है, आयोटा मतलब एक छोटा सा अंश है, ये जो अंश है ये रचयिता का अंश है, ये और ये जो रचयिता का अंश है दोनों का ही है, माता का भी है पिता का भी है, दोनों का मिलकर ये एक अंश होता है। अब जब ये अंश है ये किसी भी तरीके से अपने आप को बना सकता है, क्योंकि भाई फ्री विल लगी हुई है उसकी पेट के अंदर भी माँ के अंदर भी, वो रचयिता है उसके पास फ्री विल है, वो जैसे चाहे अपना विकास कर सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले आत्मा होगी फिर दिमाग होगा फिर शरीर होगा, नहीं, पहले ये भी हो सकता है कि उसका धीरे धीरे शरीर डेवलप हो फिर उसके अंदर आत्मा जाए फिर उसका दिमाग डेवलप हो। पहले ये भी हो सकता है कि वो माँ के पेट में केवल एक दिमाग की रूप में बढ़ने लगे फिर उसके अंदर आत्मा चली जाए फिर उसका शरीर बने। तो इसके अंदर एन नंबर ऑफ परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जो होता है वो एक रचयिता का अंश होता है
और क्योंकि उसके पास फ्री विल है, वो जैसा चाहे अपने आप को बना सकता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि इसलिए हम इसे टोटल मिला के मन शरीर आत्मा का परिसर बोलते हैं, हम बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। फिर वो आगे कहते हैं, यह मन शरीर परिसर फिर दूसरी घनत्वता में प्रकाश की ओर बढ़ने और मुड़ने की खोज करता है। इस प्रकार जागृति, जिसे आप आत्मा परिसर कह सकते हैं, जो कि अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश की ओर तीव्र होकर ऊपर की ओर कुंडलीदार स्पाइरल तरीके से घूमते हुए बढ़ती है। तो वो ये कह रहे हैं, जैसे यहाँ पर उन लोगों ने अभी पिछला, वैसे हमने तो एक माँ और एक बाप, माता पिता का हम लोगों ने वो लिया एग्जाम्पल, लेकिन पिछले वाले एग्जाम्पल में उन्होंने फर्स्ट डेंसिटी की बात की थी कि फर्स्ट डेंसिटी में तो भैया कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी बन सकता है, पेड़ बन सकता है, पौधा बन सकता है, पानी का अंश बन जाए, कुछ बन जाए, उसकी इच्छा है, लेकिन वो अंश है अभी फिलहाल। फिर वो कह रहे हैं सेकंड डेंसिटी में आने के लिए, सेकंड डेंसिटी में, क्योंकि वो खैर पहली घनत्वता में पेड़ पौधे तो नहीं होते, वो हवा पानी और जल और मतलब हवा जल अग्नि, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनके बाद जब इनसे ये चीज़ें बननी शुरू होती है ना, क्या कहते हैं, पेड़ पौधे जानवर ये वो, तब वो धीरे 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 खोज करनी शुरू करता है रचयिता की प्रकाश की ओर, क्योंकि सूरज से ही तो उसकी पूरी की पूरी रचना चल रही है ना। सूरज उगेगा तो जानवर भी उठेंगे, निकलेंगे बाहर, घूमेंगे फिरेंगे, रात होगी वो टाइम से सो जाएंगे, पेड़ पौधे रात में सो जाते हैं, फिर सुबह होती वो भी जाग जाते हैं। तो इसी रोशनी का इस्तेमाल करते करते वो भी आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से उनका जो है धीरे धीरे, वो कह रहे हैं इस प्रकार जागृति, जिसे आप आत्मा परिसर कह सकते हैं, जो कि अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश की ओर तीव्र होकर ऊपर की ओर कुंडलीदार यानी स्पाइरल तरीके से घूमते हुए बढ़ती है। तो यानी ये जो उनके अंदर भी, अगर क्या कहते हैं, वैसे तो आत्मा नहीं होती, आत्मा उस केस में होती है अगर आपको याद हो कि जैसे आपका कोई पालतू जानवर है, उनके अंदर आत्मा आ जाती है, क्योंकि उसे वो प्रेम का एहसास हो रहा होता है। प्रेम का एहसास इनको भी हो रहा होता है उस रोशनी से, लेकिन इनके अंदर उस तरीके की चेतना नहीं होती जैसी चेतना एक प्रेम मिलने के बाद होती है किसी को, ठीक है ना। तो वो कह रहे कि लेकिन जब ये आ जाती है ना, तो ये स्पाइरल तरीके से एक जलेबी की तरह, जैसे आपको याद होगा यहाँ पर ये, अगर हम इसको गैलेक्सी को देखें, गैलेक्सी भी तो जलेबी की तरह ही है ना, तो ये भी उनके अंदर धीरे 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 अपने आप को इसी तरीके से जलेबी की तरह बढ़ाती चली जाती है, कुंडलीदार तरीके से। फिर वो आगे कहते हैं, इस आत्मा परिसर का जोड़ हालांकि वास्तविक के बजाय स्पष्ट एपरेंट है, यह स्थान समय की शुरुआत से संभावित रूप से अस्तित्व में है, तीसरी घनत्वता में जाने के द्वारा खुद को पूर्ण करता है। जब मन शरीर आत्मा परिसर स्वयं या अन्य स्वयं की सेवा की संभावना के बारे में जागरूक हो जाता है, तो मन शरीर आत्मा परिसर सक्रिय हो जाता है। तो वो कह रहे हैं सेकंड डेंसिटी में इतना उसका इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो थर्ड डेंसिटी में आता है यानी इंसान के रूप में आएगा, कह रहे तब क्योंकि उसके आसपास लोग हैं, ठीक है, किसी भी तरीके के लोग हैं, तो उन लोगों से उसे प्यार प्रेम और वो सारी चीज़, या तो प्यार प्रेम मिलेगी या नफरत मिलेगी, जैसी चीज़ें उसे मिलती जाएंगी उसके तरीके का उसका अनुभव होना शुरू हो जाएगा। या तो वो उसका भी इस्तेमाल करके दूसरों की सेवा के रास्ते पर भी निकल सकता है, या खुद की सेवा के रास्ते पर भी निकल सकता है, और उस केस में उसका मन शरीर और आत्मा का जो कॉम्प्लेक्स है वो सक्रिय हो जाता है। मतलब अब वो तैयार है अपना प्रॉपर रास्ता चुनने के लिए। इसलिए कई लोग आपने देखा होगा कि हरकतें जानवरों जैसी होती हैं, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहे। राने एक सेशन में बोला भी था, कह रहे कि अभी भी क्योंकि पीछे से बंदरों से निकल के आए हैं तो आज भी हरकतें बंदरों जैसी हैं, जबकि इस घनत्वता में आने के बाद ऐसा हो जाना चाहिए था कि उनको खुद को पता चल जाए कि उनको एक रास्ता चुनना है, लेकिन क्योंकि भूलने का पर्दा लगा है, इस कारण वो जल्दी से डिसाइड नहीं कर पाते, और इसलिए ज़्यादातर लोग कन्फ्यूजन में ही इस एक घनत्वता में जीते हैं, खाते पीते ऐश की ज़िंदगी जी, मर गए, बस यही हो जाता है उनका, वो पता ही नहीं कर पाते। फिर जब वापस जाते हैं मरने के बाद, फिर कहते हैं है यार मैंने तो गेम खेली नहीं ढंग से, मैंने तो चूज़ ही नहीं किया, क्योंकि तो चॉइस का प्लानट है, यहाँ पर तो चुनना था एक रास्ता चुन के उसकी दिशा में काम करना था, मैंने दोनों में से कुछ नहीं किया, बस ज़िंदगी जी, मस्ती की, क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेली, कन्याएँ देखी, शूरवीर नौजवान देखे, ये सब किया, टीवी पे नेटफ्लिक्स देख लिया, बस ये किया और अपना निकल लिया। यही होता है फिर उसके बाद, क्योंकि कंफ्यूज्ड है ना, अभी पता नहीं है ना कि करना क्या है। अभी तो जैसे चीज़ें चल रही हैं उनके साथ, वो चीज़ों के साथ बह रहा है, ना कि उस बहाव में से अपना रास्ता ढूंढ रहा है कि मेरे को जाना किस दिशा में है, कि राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। तो खैर दोस्तों, इस सत्र को अभी हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि यह सत्र काफ़ी लंबा हो सकता है, और जैसे कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।